Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. In the first article हम बात करेंगे ग्रेविटोन के बारे में. सेकेंड आर्टिकल में हम इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे. थर्ड आर्टिकल में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में स्टेट बोरोइंग के बारे में डिस्कस करेंगे. आइए एक एक करके इन चीजों को समझ लेते हैं. सबसे पहले ग्रेविटोन को समझ लेते हैं. देखिए ग्रेविटोन क्या होता है. जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी दो मासेस के बीच में जब एक्ट करती है तो इसको मीडिएट करने के लिए एक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ग्रेविटॉन. इसे क्या कहा जाता है? ग्रेविटॉन कहा जाता है. ये मासलेस है एंड इसका स्पिन काउंट 2 है. बट अभी तक इसकी कभी डिस्कवरी नहीं हो पाई है बिकॉज ये बहुत कम इंटरेक्ट करता है एंड इसको डिटेक्ट करने के लिए आपको बहुत ही एक यूनिक इन्वायरमेंट की जरूरत होती है. तो इस वजह से इसे आज भी एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल कहा जाता है. अब यहां पे येले यूनिवर्सिटी जो है ये कह रहे हैं कि भाई हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिटेक्ट करने वाले हैं एक इंडिविजुअल ग्रेविटॉन को. बट इसके लिए एक स्पेशल एंटीना लगेगा और इसमें सुपर फ्लूइड हीलियम को यूज किया जाएगा. अब हीलियम को सुपर फ्लूइड यहां पे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम इसे क्वांटम ग्राउंड स्टेट में रखेंगे जहां पर ये एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन में होगा. मतलब एक तरह से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इसे मेंटेन किया जाएगा. देन इससे क्या होगा? जो थर्मल नॉइस है वो कैंसिल हो जाएगी. अब यहां पे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा. अभी तक हम ये मानते हैं कि भाई ग्रेविटी जो है हर जगह पे यूनिफॉर्म है. बट कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई एक्चुअल में जो ग्रेविटी है ये आपके पैकेट्स में आती है रादर देन एक कंटिन्यूअस स्मूथ वेव के. तो इसको प्रूव करना है हमें. अब इसको प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ग्रेविटी की अगर हम बात करें वन ऑफ द वीकेस्ट आपकी इंटरेक्शन है जो कि 1036 टाइम वीकर है एज कंपेयर टू आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फोर्सेस के. तो इस वजह से इसको डिटेक्ट करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज आपको यहां पर हर तरह की नॉइस से अपने डिटेक्टर को शील्ड करना होगा, चाहे वो न्यूट्रिनो की बात हो. एंड न्यूट्रिनो तो हर जगह आपको देखने को मिलते हैं. तो इस वजह से ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसमें ग्रेविटो फिनोनिक इफेक्ट को हम मेंटेन करेंगे. जैसे फोटो आपके इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जहां पे कोई आपकी जैसे लाइट है एक मेटल को हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और इलेक्ट्रॉन में बिखर जाती है. तो ऐसे ही यहां पर हम ग्रेविटेशन को एक सिंगल यूनिट के अंदर तोड़ने की कोशिश करेंगे जिसे फिनॉन कहा जाएगा. तो ये हमारा यहां पर उद्देश्य है. अब क्योंकि ये वीक है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई इसको डिटेक्ट करने के लिए आपको बहुत बड़े एक क्रॉस सेक्शन की जरूरत पड़ेगी. एंड ये एक्चुअल में साइज को कंपेयरली अगर हम देखें तो एज कंपेयर टू जुपिटर के साइज के बराबर का आपको यहां पे डिटेक्टर की जरूरत रहेगी. तो ये एक यहां पे प्रॉब्लम है. देन यहां पे क्वांटम नॉइस की भी आपकी एक प्रॉब्लम रहेगी बिकॉज ये जो क्वांटम जंप है इसमें बैकग्राउंड में बहुत सारी सिस्मिक नॉइस होंगी, न्यूट्रिनो होंगे, थर्मल वाइब्रेशन होगी. तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है. तो अगर हम इसे डिटेक्ट कर पाते हैं तो हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग लेके आ पाएंगे जहां पे आपकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसे क्वांटम मैकेनिक्स के साथ हम रिलेट कर पाएंगे एंड इससे पॉसिबली थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को हम डेवलप कर पाएंगे. तो ये चीज आपकी यहां पे याद रखनी है. अब इसके ऊपर बेस्ड आप एक क्वेश्चन देख सकते हो 2017 का एंड ये एक्सरसाइज है आपकी. आइए बात करते हैं इंडिया यूएई रिलेशन के बारे में. अभी यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया की विजिट पे आए, शेख मोहम्मद बिन जेद. अब इन्होंने कहा कि 2032 तक इंडिया के साथ हम $200 बिलियन की ट्रेड करेंगे. वैसे ओरिजिनल टारगेट था 2030 तक हम $100 बिलियन की ट्रेड करेंगे, बट इसे अब इंक्रीज करके $200 बिलियन की कर दिया है. इसमें 12 नए प्रोजेक्ट यहां पे इन्होंने इंडिया के साथ साइन किए. तो कहते हैं देखो हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के अंडर हम यूएई के साथ एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं एंड वैसे भी हमारे जो रिलेशन है वो ऑलमोस्ट 3000 साल पुराने हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी सिविलाइजेशन जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये मैग्ना रीजन के साथ एक अच्छे ट्रेड रिलेशन मेंटेन करती थी. एंड जो मॉडर्न एरा के हम रिलेशन की बात करें तो वो 1972 से स्टार्ट हुए. वैसे हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2017 में साइन की थी
बट अब हम बायर सेलर रिलेशन से आगे बढ़ के हम डीप टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी बेसिस पे अपने रिलेशन को और बेटर करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो 35 लाख के करीब भारतीय यूएई में रहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 18% इंडिया का टोटल ग्लोबल इनफ्लो जो है रेमिटेंसेस का उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहा जाता है कि भाई देखो, इकोनॉमिक टाई हम डीपन करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो साइन कर ली है, पर $200 बिलियन का हमारा टारगेट रहेगा। 10 साल के लिए एलएनजी हमने एग्रीमेंट किया है, और यहां पर एचपीसीएल और आपकी एडनॉक जो गैस कंपनी है, इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ताकि लॉन्ग टर्म हम जब अपनी गैस इकोनॉमी की तरफ अपने आप को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास एक ट्रांजिशन के लिए बफर हो। देन इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो धुलेरा में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है, जिसमें आप कह सकते हो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड पोर्ट जो है आपके, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटीज, इन सबको बिल्ड करने में यूएई हमारी हेल्प करेगा। देन इन स्पेस और यूएई की स्पेस एजेंसी के बीच में ज्वाइंट सैटेलाइट फैब्रिकेशन की कहीं ना कहीं डिस्कशन हुई है। अब यहाँ पे चैलेंजेस हमारे सामने ये है कि भाई वेस्ट एशिया अपने आप में बहुत वॉलेटाइल एरिया है, खासकर यमन, रेड सी और इजराइल फिलिस्तीन इशू हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है इस एरिया में। नॉन टैरिफ बैरियर भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे फूड एंड फार्मा सेक्टर में सबसे बड़ी आपको एक हिंड्रेंस देखने को मिलती है। देन लेबर वेलफेयर को लेके, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि दुबई एंड बाकी एरियाज में इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो उस वजह से भी थोड़ी एक प्रॉब्लम रहती है। तो कहते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को हमने कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की यहाँ पे कोशिश की है। सेटलमेंट इंडियन रुपी एंड दिनार के अंदर की जाएगी। देन शांति एक्ट के अंडर जो हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी न्यूक्लियर कॉपरेशन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, एंड किस तरह से यूपीआई और आनी को हम एक साथ रिलेट कर सके, रुपए और जेवान जो है इसको आपस में कैसे रिलेट कर सके ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और बेटर हो सके, इसके ऊपर भी हमने इनिशिएटिव लिए हैं। वैसे हम कई जगह पे एक साथ वर्क कर रहे हैं, जैसे I2U2 मूवमेंट है, उसके अलावा ब्रिक्स प्लस है, फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जाए तो वहां पर वेस्ट एशिया का गेटवे यूएई ही रहेगा हमारा। एंड देन हिंदू मंदिर अबू धाबी में खुलना और आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस खुलना अबू धाबी में, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, जहां पे हमारी सॉफ्ट पावर इस एरिया में इंक्रीज हुई है। तो हमें वैसे तो अभी हमारी ट्रेड कहीं ना कहीं पेट्रोल और गोल्ड के अंदर ज़्यादा डोमिनेट करती है, बट हमें यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी, जियोपॉलिटिकली बैलेंस करना होगा। सऊदी को भी हम नाराज नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में, एंड इन एडिशन टू दिस डायस्पोरा को भी यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा। तो ये आपका मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एंड इससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू हो गया, एंड ये आपकी एक्सरसाइज है। आइए बात करते हैं हम आरबीआई के प्रपोजल की। देखिए, आरबीआई ने ये प्रपोज किया कि इस साल हम ब्रिक्स को होस्ट कर रहे हैं, तो हम इसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को प्रमोट करें। तो कहा जाता है कि भाई ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन सॉवरेन करेंसी का है, जो कि इशू एंड रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर ये आता है, एंड आरबीआई ओवरऑल इसे कंट्रोल करता है। तो फाइनेंशियल बिल 2022 के अंडर हमने आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया था, और जिसके बाद जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है इसको ऐड किया गया एज अ आपके बैंक नोट के तौर पे। अब यहाँ पे दो फीचर्स हैं। रिटेल एक फीचर है जिसमें आप और मुझ जैसे जनरल लोग, जनरल पब्लिक इसमें लाइक ट्रेड कर सकती है, और एक है आपका होलसेल, जहां पर इंट्रा बैंक आपकी ट्रांजैक्शंस होती है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि ब्रिक्स प्लस क्या है। तो एक्चुअल में 2001 में डिमोनिल ने ब्रिक बनाया था एक वर्ड, जो कहते हैं कि भाई उस समय की इमर्जिंग इकोनॉमी थी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में साउथ अफ्रीका इसमें आता है। तो 2009 से ये फॉर्मली मिलने लगते हैं। तो ओरिजिनल मेंबर ये 5 हैं। उसके बाद इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई इसको ज्वाइन करते हैं 2024 में, एंड अभी अगर हम बात करें 2025 में इंडोनेशिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम चाहते हैं कि भाई ये डिजिटल करेंसी क्यों आए, ताकि हम इंटरऑपरेटिबिलिटी को प्रमोट कर सके और इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर हो सके। अब क्योंकि ये प्रोग्रामेबल है, तो एक स्पेसिफिक यूज के लिए इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सब्सिडीज के लिए चाहते हो तो वहीं स्पेंड होगा, उसके अलावा ये कहीं पर भी खर्च नहीं हो सकता। अब यहाँ पे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करना पड़ेगा, बायलैटरल जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज है उसको आप स्वैप करेंगे। जैसे चाइना के साथ मैंने पेमेंट करी, चाइना के पास मेरी करेंसी पहुंच गई और उनकी करेंसी मेरे पास है,
तो आपस में हम करेंसी स्वैप कर लेंगे। देन ऑफलाइन फंक्शनैलिटी भी है इसमें, ताकि जिन एरियाज में इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम है तो उस एरिया में भी इसे प्रमोट किया जा सके। एंड ये एक हाइब्रिड लेजर है। वैसे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप देखेंगे तो इसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, सेंट्रल बैंक नहीं करता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेंट्रलाइज्ड है, जहां पे इसे कंट्रोल किया जाता है आपके आरबीआई के द्वारा। तो कहते हैं कि भाई ये एफिशिएंट है बिकॉज इसमें आपकी जो पेमेंट है काफी फास्टर होती है एंड रिलेटिवली चीपर रेट पे होगी। तो ये इसमें एक बेनिफिट है। मोर ओवर ग्लोबलाइज कर पाएंगे हम अपने इंडियन रुपी को, तो ये भी एक अच्छी बात है हमारे लिए। इससे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आएगा बिकॉज डॉलर के ऊपर और स्विफ्ट के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड मोर ओवर यहां पे आप ये कह सकते हो कि ये रेगुलेट किया जा सकता है, तो स्टेबल करेंसी से ज्यादा आपका इजी टू मेंटेन है, मतलब इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि सेंट्रल बैंक इसको बैंक बैक कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि भाई चाइना की भी डिजिटल करेंसी है, इंडिया की भी है, तो आपस में इंटर ऑपरेटिबिलिटी कैसे होगी। फिर ट्रेड इम्बैलेंस है तो करेंसी एक्सचेंज कैसे मेंटेन कर पाओगे। ट्रेड डेफिसिट है हमारा रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, तो हाउ स्वैप विल ऑकर, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर एंटी अमेरिकन इसे मानता है यूएस, तो कहीं ना कहीं टैरिफ की भी एक प्रॉब्लम रहेगी। एंड कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क की जरूरत होगी जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके ऊपर 2023 का ये एक पीवाईक्यू है एंड ये आपकी एक एक्सरसाइज है। आइए बात करते हैं स्टेट की बोरोइंग के बारे में। देखो, सेंटर तो बहुत पैसा बोरो करता ही है, बट अब स्टेट का भी बोरोइंग काफी इंक्रीज हो चुका है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो स्टेट बोरो करता है मनी थ्रू आरबीआई, किस नाम से, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के नाम पे। अब वैसे इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, क्योंकि आर्टिकल 293 क्लॉज 3 ये कहता है कि आप तब तक पैसा नहीं ले सकते हो जब तक आपके पास यूनियन गवर्नमेंट का कंसेंट ना हो, और ये उस केसेस में ही वैलिड है जब आपकी आउटस्टैंडिंग लोन पेमेंट है विद यूनियन, या यूनियन ने आपके किसी लोन की गारंटी दे रखी है। तो उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से आपको परमिशन लेनी होगी। वैसे ऑक्शन कौन करता है, आपका आरबीआई करता है। तो यहां पर यह कहा जाता है कि भाई ये एक मार्केट लिंक्ड आपकी बोरोइंग होती है, एक तरह से आप इसे बॉन्ड ही मान लीजिए, एंड इसमें रिस्क बहुत कम रहता है। अब कहा जाता है कि जनरली इसका ऑक्शन कब होता है, हर ट्यूसडे को होता है ई कुबेर प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये आपके जो जी सैक है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, उससे 80 से 100 बेस पॉइंट ऊपर सोल्ड आउट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीद सके। एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं सेम पूल ऑफ इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक कंपटीशन रहेगा। तो इससे आने वाले समय में बॉन्ड की यील्ड तो इंक्रीज होगी, बट ओवरऑल आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि रेपो रेट कहीं ना कहीं बैंक के लिंक होते हैं आपके बॉन्ड्स के रेट के साथ या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ। तो इससे रेपो रेट को कम करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब रेपो रेट इन द सेंस कि रेपो रेट और आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है इसके ऊपर आपके बैंक के इंटरेस्ट रेट डिपेंड करते हैं। अब रेपो रेट तो आपने चेंज कर दिया, बट प्रॉब्लम यहां पे ये हुई कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हाई यील्ड पे चल रही है बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन, एंड इसकी वजह से ओवरऑल आपका इंटरेस्ट रेट वैसे का वैसा ही रह जाएगा। बिकॉज जिस भी बैंक की जो आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट रेट के अंदर कैलकुलेशन के अंदर उन्होंने बॉन्ड्स यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उसमें बेस बना रखा है, तो उसमें चेंज आना आपका बहुत मुश्किल रहेगा। फिर यहां पर यह कहा जाता है कि भाई फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट जो है, इसमें यह कहा जाता है कि भाई इसे 3% तक स्टेट को मेंटेन करना है अपनी स्टेट की जीडीपी से। बट एक प्रॉब्लम इसमें ये आती है, टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट इसमें रियायत दे देती है, कुछ स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए कह देते हैं कि ठीक है 3.5% से 4% भी आप इसे कर सकते हो। वैसे अगर बात करें तो वे एंड मीन से भी गवर्नमेंट पैसा बोरो कर सकती है, जहां पे ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को अटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आपको पैसा चाहिए, तो आपने यहां पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कह दिया कि आप पैसों का खुद से जुगाड़ कर लो, बॉन्ड इशू करो और हम आपकी जगह पे ये पेमेंट कर देंगे। तो ऐसे भी तरीकों का इस्तेमाल होता है। बट अगर ओवरऑल गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा कम बचेगा, उन्हें इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा, बट यील्ड क्योंकि आपकी नीचे नहीं गिरी है और यहां पे यील्ड के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है, तो इससे ओवरऑल आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे नहीं आएगा। बॉन्ड का यील्ड कर्व जो है वो डिस्टॉर्टेड रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन होगा, तो लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो ओवरऑल जो कर्व है उसकी
जो लाइक स्टीपनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है एंड मोर ओवर आने वाले समय में फिजिकल स्ट्रेस आपका जनरेट हो सकता है। तो इसके ऊपर बेस्ड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, ये रिलेटेड PYQ है एंड देन ये आपकी एक्सरसाइज। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।